आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. दक्षिण की बात अभय पाटील के साथ. बेळगाव दक्षिणमधील भाजपचे उमेदवार अभय पाटील यांनी आपल्या उमेदवारी संदर्भात आणि भावी योजनांच्या संदर्भात नुकताच नागरिकांशी दिलखुलास संवाद साधला. दक्षिण की बात अभय पाटील के साथ या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून फाउंड्री क्लस्टरच्या सभागृहात हा संवाद पार पडला. या संवादाची ही झलक खास तुमच्यासाठी. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दक्षिण की बात श्री अभय पाटिल के साथ. पिछली बार हम लोगों ने सीधी बात की थी और बेलगाम दक्षिण क्षेत्र से आपको एज ए विधायक हम लोगों ने बेंगलोर में पहुंचाया था और उसका बहुत प्राउड है हमें कि हम लोगों ने कुछ 5 सालों के अंदर जो विकास कार्य बेलगाम में देखा है जो पिछले कई सालों से हम लोग नहीं देख पाए थे. सबसे पहले उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. इस बार कहते हैं ना सर कि एक बार कुछ ज्यादा बढ़िया मिल जाए तो हमारी अपेक्षाएं और बढ़ जाती है. हम लोग बहुत लालची है इस बात में क्योंकि आपने जो लालच हमको दिखाया है विकास के रूप में उसको चाहते हैं कि हम लोग और भी ज्यादा लालची हो गए. तो अगले 5 सालों के अंदर में जो भी कार्यकाल हम लोग लेके आएंगे हम उसके अंदर में सबसे पहले आपको शुभकामनाएं. तो प्रश्न की शुरुआत मैं करता हूँ कि सर पिछले 5 सालों में आपने जो विकास कार्य किए हैं बहुत सारे कार्य हैं, नंबर बहुत लंबे हैं, उसकी जिसको जानकारी में नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि कौन से 5 टॉप के कार्यक्रम थे जिसे आप टॉप 5 में रखते हैं. जैसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 किसे आप देना चाहेंगे 5? सबसे पहली बात 24 बात से पानी की जो पिछले कई सालों से लगभग 20 सालों से पानी की कमी बेलगाम शहर में यानी पानी की सप्लाई पानी की कमी नहीं है. पानी खिड़कल से है, वाटर सोर्स है, लेकिन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है आज की तारीख में जो जनसंख्या है उसके हिसाब से नहीं है. तो वो जो पानी की जो योजना है 580 करोड़ का वो सबसे मेरे ख्याल से तो रहेगा. वो आपको करवा के 2 साल से काम प्रारंभ हुआ है. अगले 1 साल में वो काम पूरा होगा और पूरे 48 वार्ड जो बच्चे हैं उनको 24 वार्ड से पानी मिलेगा. ये सबसे 5 टॉप पे हम लोग बात करेंगे. उसके बाद में रोड जितने भी रोड है आपके इंटरनल रोड और मेन रोड वो सब बेहतर बना दिया हमने. तीसरा जो है मैं सरकारी जितने भी स्कूल्स हैं पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक उसके बाद में जूनियर कॉलेजेस इसको सब अपग्रेड किया है. आपको जानकर हैरानी होगी मेरे यहाँ 10 ऐसे स्कूल हैं सरकारी स्कूल कन्नड़ में और मराठी में. वो आज बेलगाम की जो इंटरनेशनल नाम रखा हुआ जो संस्था है उससे भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर किया हो. लैब हो, लाइब्रेरी हो, 50 बच्चे एक ही बार स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ने लायक कोई स्कूल है तो गवर्नमेंट या प्राइवेट में, सिर्फ प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट स्कूल है. इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके बाद में हेल्थ खास करके जो लोअर मिडिल क्लास आर्थिक दृष्टि से लोग हैं उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है. उसके लिए कि वो 140 करोड़ उसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है. और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसको अपग्रेड करने का काम लगभग पूरा हो गया. तो पिछले 5 वर्षों का जो कार्यकाल था हम लोगों ने देखा तो उसके अंदर में सर की 5 प्रायोरिटी आपने अब सुनी. सर बेलगाम दक्षिण को सुंदर बनाने का कार्य आपने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है. जैसे गार्डन का डेवलपमेंट हो, गार्डन में ओपन जिम हो. ओपन जिम का कॉन्सेप्ट हमने कभी देखा नहीं था, सिर्फ बेलगाम में ही देखने को मिला है. उसके बाद फैंसी स्ट्रीट लाइट हो जिससे बेलगाम की सुंदरता में 4 चांद लग गए. ये बहुत अच्छा है, सब लोग इसे तारीफ करते हैं, इसको सराहा जाता है. लेकिन एक प्रश्न बार बार दिमाग में आता
कि अभी तो हो गया है, ये मेंटेन कैसे रहेगा, इसके लिए आपकी क्या योजना है? देखो, मेंटेन करने की दो बातें हैं, या जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनको मेंटेन करना है और लोगों को भी मेंटेन करना है। जो प्रश्न पूछा है, मैं इससे एक यहाँ पे लोगों को हमारी मानसिकता क्या है मैं बताऊँ। मैं लगभग अभी 50 नए गार्डन को बनाया हूँ और 10 पुराने गार्डन को नया रूप देने का प्रयास किया हूँ। नागपाई गार्डन जब बना रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे फ्लावर्स पेड़ चाहिए, उनको लाओ, उनको लाओ। तो मैंने वहाँ के इंजीनियर को बताया कि देखो इसको ऑर्डर करवाओ। तो 2 दिन के बाद में कहा सर एक पौधे के लिए 1100 रुपये है, 100 मांग रहे हैं, 100 लगाना ही है। बेहतर चीज़ें हैं तो लगाओ, लगा दिए। 4 दिन में उनसे 13 बना के जो पौधे अभी 1000 का उस पौधे का कीमत जो है 1000, वो किसको पता है? गरीब को तो पता नहीं है, पता है तो अमीर को रहना चाहिए, उस घर का मालिक को रहना चाहिए। वैसे वो घूमते घूमते 1 हफ्ते में पता है कि बड़े बिल्डिंग में वो पौधे थे। तो हमारी दिक्कत ये थी कि हम मालिक पे शक करें या उसका मालिक पे शक करें। हमारी आदत है जैसे आपने मेंटेन करनी, कैसे मेंटेन होगा जब आप लोगों ने, अभी मैंने पेट्रोल लिया और बना दिया राइट से छोटे, तीसरे दिन ये राइट सब सो गए, नींद बहुत ही सो गए। फिर आप जैसे लोग उसको तुरंत लगाते हैं और सब देखो काम घटिया हुआ है, सब सो गए। अरे हमने काम घटिया नहीं किया, लोगों ने उसको उसके साथ जो काम नहीं करना चाहिए वो काम करने की वजह से अच्छे अच्छे पौधे लगाते हैं, फूल आते हैं, फूल देखने के लिए होते हैं। आदत इतनी बुरी है, भगवान के लिए चोरी किया हुआ फूल लेके जाके भगवान को चढ़ाते। सुबह बहुत से लोग निकलते हैं तो नारायण का फूल निकालते हैं और भगवान की चढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं इतना बेईमान आदमी मेरे को फूल चढ़ा रहा है, फूल लाने के लिए इसकी हैसियत नहीं है। ऐसे लोग फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसको 2 चीज़ें सरकार को भी करनी चाहिए और लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। सिर्फ सरकार करने से नहीं रहेगा, जो चीज़ें वहाँ पे रखी गई है वो वहीं पे रहे तो गार्डन अपने आप मेंटेन रहेगा। आप यहाँ से वहाँ कौन करता है? सरकार तो नहीं करती, लोग करते हैं। लोगों को पहले अपना दायित्व जो है कहाँ, किस जगह पे और कैसे, 3 चीज़ें हैं, कहाँ, कैसे और किस जगह पे। कैसे निभाना है पहले समझ में आ गया, ये सब गार्डन क्या है, पूरा बल्कि मेंटेन हो जाए। ये किस्सा सुना था मैंने, अभी मैं सेंसर का डस्टबिन बनाया सब जगह में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सेंसर का डस्टबिन नहीं है। अभी उनकी हालत देखो। आज ही सुबह में PSC के सामने गुजर रहा था तो उसका ये जो है ऊपर का मैनुअल और यहाँ पे मैंने करवाया आर्बिट्री क्रॉस, वही आदमी उसके अंदर नहीं डाल रहा है और ये बाहर कर रहा है। तो फिर मेंटेन आप लोग फिर फोटो निकालना है, सोशल मीडिया में डालना है कि कॉर्पोरेशन वाले इसको नहीं निकालने। अरे वेस्ट यहाँ डालना है, वहाँ डालने के बाद में कहा पहले सबसे ज़्यादा सरकार कितना ही डेवलप करो उसका रिजल्ट जो आएगा उसी। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने की कि सरकार का काम होता है डेवलपमेंट करने का, लेकिन उसे संभालने की जिम्मेदारी जो होती है आम जनता की होती है। तो मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ने जो बात कही है उसको ध्यान में रखेंगे और आगे हमको जहाँ लगता है कि यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बनती है उसे संभालने की, तो हम लोग उसे संभालने का प्रयास करेंगे। सर बेलगाम की संस्कृति जो है उसको आपने आपके में तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कहते हुए भी कि आपके शिव प्रेम से शिव सृष्टि का निर्माण बेलगाम में हुआ है। ऐसे ही और क्या प्रकल्प आप सोचते हैं कि बेलगाम में आने चाहिए जिससे विकास पर्यटन की दृष्टि से बेलगाम का विकास हो? शिव चंद्र का निर्माण पर्यटक आए इसलिए नहीं किया गया। शिव चंद्र का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन
पे आधारित जो महत्वपूर्ण घटना है उसको समाज को प्रेरणा मिले, नई पीढ़ी को जानकारी मिले और वो प्रेरणा लेके समाज का देश का काम करे, इसलिए उसको बनाया गया है। तो वो लाइट एंड साउंड सिस्टम में बनाया गया है, दोनों भाषा में बनाया गया है। शायद यहाँ पे बहुत से लोग देखे नहीं रहेंगे, लेकिन जो देख के जा रहे हैं, मेरे को कहाँ से फोन है, पुणे से फोन आ रहा है, जनकंडी से फोन आ रहा है, दावणगेरे से फोन आ रहा है। जो लोग महाराज जी का बारे में जानते नहीं थे उनको कुछ अलग, क्योंकि राजकारण में बेलगाम तहसील में राजनीति कैसे होती है आपको पता है। जिन नए बच्चे हैं उनको प्रेरणा मिल रही है, बहुत से लोगों ने उनका आदर्श लेके आने वाले दिनों में देश के लिए समर्पित अपना जीवन करेंगे, तो ये उसकी उपलब्धि है। उसके साथ पर्यटक यहाँ पे आने के लिए तो येल्लोर में केबल कार का प्रोजेक्ट है, वो अगले 6 महीने में प्रारंभ होगा। जो तालाब से लेके फोर्ट तक एक प्रोजेक्ट बना है। उसके बाद में वहाँ पे थोड़ा 50 एकड़ या 25 एकड़ सरकार की जमीन है, वो उपलब्ध हो गया, तो कास्टकारा जैसा एक वहाँ पे गार्डन बनाने का है। उसके साथ और एक दो चीज़ें हैं, अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि पूरा होगा कि नहीं होगा पता नहीं। उसके बाद में विलेजेस ऑफ इंडिया एक नया कॉन्सेप्ट मैंने बनाया, ऑलरेडी 50% वर्क अभी कंप्लीट हुआ है। ये जो ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो देहात है, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट का कोई विलेज देखो आप मिजोरम का, तो उसी विलेज का प्रतिरूप यहाँ पे 2 एकड़ या 2.5 एकड़ में रहेगा, कम से कम 10 घर रहेंगे। वहाँ का रहन सहन आचार सभी आपको वहाँ नॉर्थ ईस्ट जाने की जरूरत नहीं। विलेज ऑफ इंडिया गए तो आपको पूरे भारतवर्ष घूमना है तो यहीं के आप जा सकते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट किया है, इसको बना रहे हिंदुस्तान के बेहतरीन फिल्म आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई, उसको काम दिया गया है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिससे पर्यटक बेलगाम में आते हैं। मैं आता हूँ, जितने भी लोग बेलगाम में आते हैं, जब से खाऊकट्टा का निर्माण हुआ है, मुझे लगता है कि बाहर गांव से जितना भी व्यक्ति बेलगाम में आए हैं वो एक बार खाऊकट्टा में जरूर गए, और जितने लोग आए हैं उतने उसकी जो तारीफ करते हैं, चाहे कोई मुंबई से शेफ आता हो या अपने कर्नाटक बेंगलोर के कुछ शेफ्स आए थे, उन्होंने यहाँ पे इसकी शूटिंग भी की थी, या जन सामान्य व्यक्ति जो भी है वो देखने के बाद बहुत तारीफ करता है। लेकिन बेलगाम में जितने लोग बैठे हैं सबको पता है क्योंकि वो खाऊकट्टा बनने से पहले जो जगह थी, तो उस जगह को अगर हम लोग याद करते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज बन सकती है। ये आपकी सोच कैसे है, आपको कल्पना कैसे है इस? मैं हमेशा उस रोड से गुजरता रहता हूँ। मैंने एक बार वो वहाँ किस चीज़ के लिए उपयोग होता तो उसको यहाँ बयान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वैसे गुजरते रहते, कुछ कहाँ पे जाते हो तो कुछ सोचते रहता हूँ। तो मैंने एक बार सोचा कि यहाँ पे कुछ करना है, तो मैंने पहले वहाँ नीचे वाल लगाने का प्रारंभ किया। उसके बाद में मिट्टी डालने का, पहले तो कुछ करने तो पहले इसको प्लेन बनाएंगे। तो काम चलता रहा, तो मैं बताता हूँ लोग मेरे बारे में कैसे सोचते थे। मेरे साथ मेरे मित्र है, मेरे बचपन के मित्र हैं, 3 मित्र मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो मैं शाम को विजिट में जाता था तो कभी कभी इनको लेके जाता था, तो मैं वो नीचे जाता था काम कैसा करना, क्योंकि वो तो खड़ा था। ये लोग ऊपर बैठे, इस बार काम नहीं है, बुलाता है MLA भी जाना पड़ता है, कुछ काम नहीं है, ऐसे करता है, इसमें बैठे में क्या करेगा, कुछ नहीं होगा। तो एक दिन पूरे गुजर रहे थे, पूरे साल वहाँ से, तो उसको देखा उन्होंने, फिर कार रुकवा के आ गए, उन्होंने खुद बुझा टेक्निक एक बड़ा दिखा, उन्होंने टेक्निक करे कैसे दूसरा काम नहीं है, गड्ढे पे क्या काम कर रहा है, काम कुछ तो अच्छा काम करो, यहाँ पे क्या काम करो, ये सोच थी। तो फिर वो एक लेवल आने के बाद में मैं सोचा कि यहाँ कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो PWD को मैंने कहा कि आप प्लान बना दो, फिर उनका प्लान मैंने चेंज करवाया, आगे नीचे करके फिर उन्होंने ब्रिक्स का बनाया, तो बनवाया ब्रिक्स का बनाया उसको। उसके बाद तो सीट अलग मैंने मेरे किसी से सोचा उसे करवाया। फिर मैं जैसे बनते बनते गया, तो एक दिन बारिश आ गई, मैं उस साइड में था, तो मुझे लगा कि इतना सब बना रहे हैं, तो बारिश आने के बाद में कौन आएगा, तो मैं सोचा कि यहाँ टेंशन सीट बनाएगा, तो टेंशन ग्रुप आ गया। तो उसको फिर लाइट एंड साउंड का जो एलिमेंट के लिए एक कंसल्टेंसी को बनाया था मैंने,
तो फिर उन्होंने कहा कि सब देखने के बाद में उन्होंने कहा इसका खर्चा आएगा वो अलग, लेकिन उनकी चार्जेस जो है PMC की 10 लाख। तो मैंने सोचा चलो इसको बता दो। मैंने बोला ऐसे से लाइन लगा दो। वो मैंने लाइन लगाया तो बहुत से लोग बोलते कि कौन है इसका इंजीनियर की देना है। तो अभी मैं कहने के बाद मैं तो लोगों को सच नहीं रहेगा, ये छोड़ रहा है, इसलिए मैं नहीं बताता। बहुत सुंदर सर। ये तो होगी विकास की बात है। अब कुछ समस्याओं के ऊपर प्रकाश डालते हैं। सर जो स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है वो काफी धीरे चल रहा है, उससे जनता को काफी सारी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। आपको क्या लगता है उसके ऊपर में, क्या विचार रखते हैं इसके? नहीं, स्मार्ट सिटी में काम धीमे नहीं है। बेलगाम के लोगों को क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी का काम दक्षिण में 400 करोड़ का है, उससे अलावा 1500 करोड़ के अलग अलग काम है स्मार्ट सिटी से अलग। जो सब रोड बने वो स्मार्ट सिटी में नहीं बने। उद्यम्बा के जितने रोड है वो PWD से बने, स्पेशल फंड में। साउथ में इंटरनल बहुत से रोड है। मैं हर डिपार्टमेंट से पैसा आया हूँ काम के लिए। मैं यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ जो बेलगाम के पास नहीं है उसके लिए जो पैसा आता है वो यहाँ पे जाए। हमारे पास समुद्र है, समुद्र है क्या? नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए कि हमेशा वो आग लगाने की काम करती है। अभी मैं गैस लाइन जो है गैस का मैं जिक्र कर सकता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी को साथ झगड़ा करके बेलगाम के लिए उसका जल्दी अप्रूव करवाया। सबसे उत्तर कन्नड़ा के पहला मेरा और मैंने मीटिंग किया था शाहपुर में और एक वडगांव में और सिटी हॉल में। तो लोगों का कि गैस के माध्यम से तो आपको गैस मिलेगी, पाइपलाइन्स के माध्यम से आपको सुविधा होगी, आपको दिक्कतें बहुत कम होगी। नंबर लगाना, वो लोग आगे से देना नहीं देना, और उसको पैसा देने के बाद में जो पैसा वापस नहीं आता है 10-20 रुपये, उसका टेंशन ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये काम फिर बहुत से लोगों ने सुन के 500 से ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन दे दी कि हमको कनेक्शन तुरंत चाहिए। तो एक हफ्ते के बाद में एक पार्टी का स्टेटमेंट आ गया, तुम्ही जर घेतला एका घरात आग लागलं तर सगळ्यांच्या घरात आग लागते। मैंने तो उसको लाइट पे ले लिया, फिर एक हफ्ते के बाद में मैंने आदमी को पूछा जो कंपनी का आदमी है, उद्घाटन कब करेंगे? सर हम बोला 95% लोगों ने विड्रॉ कर दिया पैसा। तो एक साल तक कोई आदमी कनेक्शन नहीं, एक साल। फिर मैंने कुछ लोगों को कन्विंस करके भाग्यनगर में उसको स्टार्ट कर दिया। फिर भाग्यनगर में होने के 4 या 5 महीने के बाद में बहुत से लोग फोन करने लगे कि हमको गैस लाइन डलवा दो। तो मैंने पूछा किस लिए? कह रहे कि महीने में 400 रुपये या 500 रुपये की बचत होगी। बिल्कुल बात तो बिल्कुल सही है। इसलिए वो बेलगाम में आग लगाने के लिए कुछ लोगों की काम है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आग लगाने वाली बात है तो अभी माहौल चुनाव का है। हर पार्टी विशेषकर बीजेपी के पास तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपके पास से हमने सुना नहीं, लेकिन अदर पार्टी के पास ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं जिसके अंदर में आपको तानाशाह या इंटॉलरेंट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मराठी में शब्द बोलूंगा तो वो ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं इंग्लिश यूज किया। ये भी स्टेटमेंट आते हैं कि आपको हुकुमशाह कहा गया है, आपको दादागिरी करते हुए कहा गया है। इन शब्दों का भी इस्तेमाल अपोजिशन पार्टी की ओर से किया गया है। तो ये चीजें आपके जहन में आती होगी, आप सुनते भी होंगे, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? क्योंकि हम जितना आपको जानते हैं तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आपको सख्त होते देखा है तो आपको किसी के खिलाफ कुछ काम करने के लिए ही हमने सख्त होते देखा है। लेकिन इस तरह के आरोप होने के बाद में आपके जहन में क्या प्रत्युत्तर देने का विचार तो आता होगा, लेकिन आप देते नहीं है। देखो मैं बहुत सी चीजों को यहाँ पे बताना नहीं चाहता। मिशन इलेक्शन स्मार्ट सिलेक्शन निवडणूक जाहीर झाली, प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली। बेळगावची निवडणूक म्हणजे उमेदवारांना आहे आमदार होण्याची घाई, मतदारांसाठी अस्मितेचा प्रश्न आणि अस्तित्वाची लढाई।
निवडणुकीच्या या रणधुमाळीचे चित्रण खास तुमच्यासाठी घेऊन येत आहोत स्मार्ट न्यूज मधून खास तुमच्या भेटीसाठी मिशन इलेक्शन स्मार्ट सिलेक्शन. आपल्या लाडक्या चॅनलवर बघत रहा स्मार्ट न्यूज. नमस्कार, मी अनुजा पाटील. स्मार्ट न्यूजच्या आजच्या बुलेटिनमध्ये आपले स्वागत करते. सुरुवातीला एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. जम्मू काश्मीरमध्ये लष्कराचं ध्रुव हेलिकॉप्टर कोसळून 3 जवान जखमी. बेळगावात देवेंद्र फडणवीस यांना काळे झेंडे दाखवून निषेध. विकासाच्या मार्गावरून भाजपची वाटचाल. एकीकरण समितीला हरविण्यासाठी भाजपची फौज. राऊत यांची टीका. RM चौगुले यांच्या प्रचार कार्याने वातावरण ढवळून निघाले. रमाकांत कोंडुस्कर यांच्या विजयासाठी संजय राऊत यांचे आवाहन. आतापर्यंत तब्बल 300 कोटी रुपयांहून अधिक मुद्देमाल जप्त. पंतबाळेकुंद्रीत आजपासून श्रीपंत विवाह सोहळ्यानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन. मारुती मंदिरात नरसिंह जयंती साजरी. राज्यात विधानसभा मतदाना दिवशी सुट्टी जाहीर. आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे. श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो. आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध. आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी. संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533. BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. आणि आता पाहूया सविस्तर बातम्या. जम्मू काश्मीरच्या किश्तवाड जिल्ह्यातील मचना गावाजवळ भारतीय लष्कराचं ध्रुव हेलिकॉप्टर कोसळलंय. यावेळी हेलिकॉप्टरमधून भारतीय लष्कराचे 3 जवान प्रवास करत होते. सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. दरम्यान या अपघातात 3ही जवान जखमी झाल्याची माहिती आहे. NIAने भारतीय लष्कराच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार आज सकाळी 11च्या सुमारास जम्मू आणि काश्मीरच्या किश्तवाड जिल्ह्यातील मारवाह तालुक्यात असलेल्या मचना गावाजवळ भारतीय लष्कराच्या ALH ध्रुव या हेलिकॉप्टरचा अपघात झाला. या हेलिकॉप्टरमध्ये पायलट, सहपायलट आणि 1 जवान असे 3 जण होते. यावेळी अचानक तांत्रिक बिघाड झाल्याने पायलटने हेलिकॉप्टर उतरवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या पायलटला त्यात यश आले नाही आणि हेलिकॉप्टर थेट माऊरा नदीच्या किनारी जाऊन कोसळले. बेळगावात देवेंद्र फडणवीस यांना काळे झेंडे दाखवून निषेध. गद्दार फडणवीसांचा धिक्कार असो, महाराष्ट्रद्रोही फडणवीसांचा धिक्कार असो अशा जोरदार घोषणा देत बेळगावात आज महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी काळे झेंडे दाखवून तीव्र विरोध केला. एकीकडे महाराष्ट्रात सामील होण्याच्या अमिट इच्छेने महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली सीमा भागातील मराठी भाषिक गेली 66 वर्षे प्राणपणाने लढा देत असताना बेळगावात समिती उमेदवारांच्या विरोधात भाजप उमेदवारासाठी प्रचार करण्यासाठी फडणवीस आज बेळगावात आले होते. भाजप उमेदवार रवी पाटील यांच्या प्रचारासाठी देवेंद्र फडणवीस सभा घेत होते. त्यावेळी अचानक आलेल्या समितीच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांनी त्यांना काळे झेंडे दाखवून घोषणाबाजी केली. अंगात काळे टी-शर्ट्स घालून हातात काळे झेंडे घेऊन सभेच्या ठिकाणी येण्याचा प्रयत्न करत समिती कार्यकर्त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी केली. गद्दार फडणवीसांचा धिक्कार असो, महाराष्ट्रद्रोही फडणवीसांचा धिक्कार असो, 50 खोके एकदम ओके अशा जोरदार घोषणा देत कार्यकर्त्यांनी आपला क्षोभ व्यक्त केला. बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे अशी घोषणाही यावेळी देण्यात आली.
विकासाच्या मार्गावरून भाजपची वाटचाल. भारतीय जनता पक्षाने विकासाच्या मार्गावरून वाटचाल करण्याचा संकल्प केलाय, त्यामुळे आजपर्यंत भाजपच्या राजवटीतील राज्यांची प्रगती होत आली आहे, असे विचार महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. उद्यमबाग येथील फाउंड्री क्लस्टरच्या सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी भाजपच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. देशभरात अनेक राज्यांनी प्रगतीची नवी स्वप्ने पाहिली आहेत, ती साकार करण्यासाठी भाजपला संधी दिली आहे. त्या राज्यांमध्ये विकासाची गंगा आली आहे, त्यामुळे कर्नाटकात देखील ही विकासाची गंगा अधिक गतिमान करण्यासाठी भाजपला विजयी करावे असे आवाहन त्यांनी केले. बेळगाव दक्षिण मधील भाजपचे उमेदवार अभय पाटील यांच्या प्रचारासाठी ही सभा घेण्यात आली. या सभेच्या वेळी उपस्थित मान्यवरांनी देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वागत केले, तसेच भाजपच्या विजयाचा निर्धार व्यक्त केला. अभय पाटील यांनी बोलताना आपण केलेल्या कार्याबद्दल विचार मांडले. त्यावेळी उपस्थितांनी त्यांच्या नावाचा जयघोष केला, तसेच त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या सभेमध्ये विविध औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर निमंत्रित उपस्थित होते. हॅलो, मध्यान टाइम मला वाटतं की पहिल्यांदा 1 वाजता उद्यमबागेतले लोक एकत्र आले, त्यासाठी तुम्हाला सगळ्यांना धन्यवाद देतो. आजपर्यंत जेवढे कार्यक्रम बाराच्या नंतर झालेले आहेत, आमचा हॉल सुद्धा फुल झाले. पहिल्यांदा चेंबर म्हणजे फाउंड्री क्लस्टर फुल झालेला, त्यासाठी इथल्या इंडस्ट्रियल विभागी सगळ्या लोकांना मी धन्यवाद देतो. आणि येणाऱ्या 10 तारखेला पुन्हा वर्षामध्ये या भागातले जे विकास आहे आणि येणाऱ्या 5 वर्षासाठी जे ऍक्शन प्लॅन आपल्यासमोर मागच्या काही दिवसाच्या अगोदर आपण ठेवलेलं आहे की पुढच्या 5 वर्षामध्ये बेळगावच्या विकासासाठी आम्ही काम काय करू, त्या दृष्टीनं आम्ही मुकादे मैं रवि पाटिल और मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं. आपका आशीर्वाद दोनों की तरफ से होना चाहिए और खास करके पहली बार पिछले 50 सालों में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जो हुआ है, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से आपके रोड बन रहे, इसी के उपलक्ष्य में 40,000 लोग वर्कर यहाँ पे काम करते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि उन्हीं का सबका सहयोग हमें मिलने से निश्चित रूप से हमारी विजय होगी. फिर एक बार हमारा जो बेलगाम की राज्य की जो डबल इंजन सरकार है उसमें गति आनी चाहिए. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ದೇವೇಂದ್ರಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅವರ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಪ್ರಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರಜಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಏನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು, ಆ ದೇವೇಂದ್ರಜಿ ಬಂದಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮಿತರಾದಂತಹ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನನ್ನ ಅವರು 2 ಸಲ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು. एकीकरण समितीला हरविण्यासाठी भाजपची फौज, राऊत यांची टीका. सीमा भागाशी महाराष्ट्राचे एक नाते आहे. शिवसेनेसह महाराष्ट्र एकीकरण समिती 60 वर्षांपासून सीमावासियांसाठी लढत आहे. त्यांच्या उमेदवारांविरोधात प्रचारासाठी भाजपने महाराष्ट्रातील नेत्यांची फौज बेळगावात आणून ठेवली आहे. मराठी भाषिक उमेदवारांविरोधात प्रचार करताना भाजपला लाज वाटत नाही का, असा खडा सवाल शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी केला. यावेळी शिवसेना कोल्हापूर जिल्हाप्रमुख संजय पवार, बेळगाव जिल्हाप्रमुख प्रकाश शिरोळकर, माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे, माजी सहकार आयुक्त दिनेश ओळकर यांच्यासह मराठी भाषिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय पक्षांच्या मराठी नेत्यांनी सीमा भागात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवारांविरोधात प्रचार करू नये, हा गेल्या 60 वर्षापासूनचा इतिहास आहे. आम्ही या लढ्यासाठी रक्त दिले आहे, त्यामुळे आम्ही तो पाळतो, असे त्यांनी सांगितले. आर.एम. चौगुले यांच्या प्रचार कार्याने वातावरण ढवळून निघाले. मराठी माणूस हा लढवय्या असून या लढाईत तो विजय मिळवेल असा विश्वास महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अधिकृत उमेदवार आर.एम. चौगुले यांनी व्यक्त केला. तालुक्यातील सर्व भागांमध्ये आर.एम. चौगुले यांच्या प्रचारासाठी भव्य फेरी काढण्यात येते. त्यावेळी त्यांनी आपल्या विजयाचा विश्वास व्यक्त केला. आर.एम. चौगुले यांच्या प्रचारासाठी तालुका परिसरातील गावांमध्ये उदंड प्रतिसाद मिळतोय, त्यामुळे वातावरण ढवळून निघाले आहे. चौगुले पुढे म्हणाले, समितीच्या ग्रामीण उमेदवाराला दिवसेंदिवस प्रतिसाद वाढू लागलाय, त्यामुळे राष्ट्रीय पक्षांची झोप उडाली आहे. गावोगावी प्रचारात तरुणाचा सहभाग वाढू लागलाय. यावेळी गावात काढण्यात आलेल्या प्रचार फेरीला नागरिकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. बेकिनकेरे बस स्थानकाजवळील गणेश मंदिरापासून प्रचार फेरीला प्रारंभ होऊन गवळी गल्ली, लक्ष्मी गल्ली, नागनाथ गल्ली, मारुती गल्ली भागात फेरी मार्गस्थ झाली. प्रचार फेरीत युवा तरुणांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. रमाकांत कोंडुस्कर यांच्या विजयासाठी संजय राऊत यांचे आवाहन.
ढोंगी हिंदुत्व करणाऱ्या आमदाराला घरी बसायला लावणार असा इशारा शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी दिला। बेळगावमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी ते दाखल झाले असून कारभार गल्ली वडगाव येथे बुधवारी कोपरा सभेचे आयोजन केले होते। कोल्हापूर शिवसेना जिल्हाध्यक्ष विजय देवणे, दक्षिण उमेदवार रमाकांत कोंडुस्कर, महाराष्ट्र एकीकरण समिती सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे आदींसह विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत कोपरा सभा पार पडली। संजय राऊत यांनी विद्यमान लोकप्रतिनिधींवर तोफ डागत येथील हिंदुत्व ढोंगी लोकप्रतिनिधींचे असल्याची टीका केली। रविवारी योगी आदित्यनाथही बेळगावमध्ये प्रचारासाठी येत असून त्यांना येथील पाडण्यात आलेली मंदिरे दाखवा असे जाहीर आवाहन संजय राऊत यांनी केले। आतापर्यंत तब्बल 300 कोटी रुपयांहून अधिक मुद्देमाल जप्त। कर्नाटक विधानसभेच्या 224 जागांसाठी येत्या 10 मे रोजी मतदान होणार असून 13 मे रोजी मतमोजणी होणार आहे। मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध आमिष दाखवली जात आहेत। राज्यातील विविध भागातून निवडणूक आयोगाने रोख रक्कम, दारू, दागिने जप्त केले आहेत। 2018च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी निवडणूक आयोगाने 83 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला होता, पण यावेळी तब्बल 300 कोटी रुपयांहून अधिकचा मुद्देमाल जप्त केला आहे। आतापर्यंत निवडणूक आयोगाने केलेल्या कारवाईत 110 कोटींची रोख रक्कम, 74 कोटी रुपयांची दारू आणि 81 कोटी रुपयांचे सोन्या चांदीचे दागिने आणि 18 कोटी रुपयांचे अंमली पदार्थ जप्त केले आहेत। पंत बाळेकुंद्रीत आजपासून श्रीपंत विवाह सोहळ्यानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन। अवधूत संप्रदायाचे प्रणेते सद्गुरू श्रीपंत महाराज बाळेकुंद्री यांच्या श्री क्षेत्र पंत बाळेकुंद्रीत श्रीपंत महाराज आणि सौ यमुनाक्का यांच्या विवाह सोहळ्याचे औचित्य साधून 4 ते 6 मे 2023 या कालावधीत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे। गुरुवारी 4 ते 6 मे या कालावधीत दररोज सकाळी 5:30 ते 7:30 या वेळेत प्रातस्मरण सद्गुरूचे हा श्रीदत्त प्रेमलहरीतील पदे आणि पारंपरिक पंचपदीचा कार्यक्रम ऑफलाईन पद्धतीने होणार आहे। 4 मे रोजी नृसिंह जयंती असल्याने त्या प्रातस्मरण सद्गुरूचे या कार्यक्रमात नृसिंह हा उल्लेख असलेली पदे म्हटली जातील। या 2 दिवसीय बोधसत्रात प्रेमतरंग या नवीन ग्रंथाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते होणार असून या शिबिरात अभ्यास आणि चर्चासत्र आयोजित केले आहे। मारुती मंदिरात नरसिंह जयंती साजरी। मारुती गल्लीतील मारुती मंदिरात असलेल्या शिववराह नरसिंह देवस्थानात श्री नरसिंह जयंती साजरी करण्यात आली। सकाळी जन्मोत्सव झाल्यावर श्री नरसिंह देवाला रुद्राभिषेक करण्यात आला। पुरोहित बाळू उर्फ नागेश देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रुद्राभिषेक, महापूजा, महाआरती आदी धार्मिक कार्यक्रम पार पडले। मंदिराचे ट्रस्टी प्रकाश अध्यापक आणि विलास अध्यापक यांच्या हस्ते रुद्राभिषेक करण्यात आला। ट्रस्टी आनंद अध्यापक, श्रीकांत अध्यापक, निरंजन अध्यापक, सुधीर मोरे आणि भक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। श्री नरसिंहाचे दर्शन घेण्यासाठी दिवसभर भक्तांची रीघ लागली होती। राज्यात विधानसभा मतदाना दिवशी सुट्टी जाहीर। निवडणुका येत्या 10 मे रोजी होणार आहेत, त्यासाठी राज्य सरकारने मतदाना दिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे। विधानसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त मतदान व्हावे यासाठी सार्वजनिक सुट्टी देण्यात आली आहे। त्याचबरोबर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 2 मे ते 4 मे पर्यंत पोस्टल मतदान सुरू आहे। 5 मे पासून मतदान याद्या मतदान केंद्रात पाठविण्यात येणार आहेत। 9 मे रोजी पूर्वतयारी, 10 मे रोजी मतदान आणि 13 मे रोजी निकाल जाहीर होणार आहे। आणि आता वेळ झाली आहे छोट्याशा विश्रांतीची। तुम्ही पाहत रहा स्मार्ट न्यूज। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुती गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष।
IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत। तबलावादक संतोष कुलकर्णी यांच्या परंपरा पुस्तक प्रकाशनानिमित्त दोहा कतार येथील अशोका सभागृहात शुक्रवार दिनांक 6 रोजी सायंकाळी 6 वाजता विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहेत। भारतीय संस्कृती जपणाऱ्या स्किल्स डेव्हलपमेंट सेंटर या संस्थेमध्ये कार्यरत राहून तबला वादनाचे पारंपरिक शिक्षण देण्याचा तबलावादक संतोष कुलकर्णी यांचा उपक्रम सुरू आहे। यावेळी राकेश वाघ, मोहन गौडा, दीपक शेट्टी, सौम्या नायडू आदी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत। यावेळी विद्यार्थ्यांचे तबलावादन आणि संतोष कुलकर्णी यांचे स्वतंत्र तबलावादन आयोजित करण्यात आले आहे। 2 खासदारांसह 4 विरुद्ध FIR। लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त बैठक घेऊन भाजप उमेदवाराच्या विजयाला हातभार लावण्यासाठी मतदारांना जेवणाचे आमिष दाखवून आचारसंहिता भंग केल्याप्रकरणी भाजपच्या 2 खासदारांसह 4 गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। खानापूर मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या उमेदवारांच्या भाजपच्या विजयासाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्याच्या उद्देशाने तालुक्यातील खानापूर हिरेमुनवळी गावात परवानगीशिवाय निवडणूक प्रचार सभा घेऊन भोजनाची व्यवस्था केल्याप्रकरणी बेळगावच्या खासदार मंगला अंगडी, राज्यसभा सदस्य इरान्ना कडाडी, माजी विधान परिषद सदस्य महांतेश कवडगीमठ आणि मलप्रभा साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष मोहन संबर्गी यांच्या विरुद्ध निवडणूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नंदगड पोलीस ठाण्यात आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल केलाय। संजय राऊत यांना सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर। कर्नाटक विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत मराठी आणि कन्नड भाषिकात तेढ निर्माण केल्याच्या आरोपातील खटल्यात शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत यांना येथील चतुर्थ JMFC न्यायालयाने बुधवारी सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला। अधिक माहिती अशी की 12 मार्च 2018 रोजी विधानसभा निवडणुकीत बेळगाव लाईव्ह न्यूज पोर्टलच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना राऊत यांनी जर कर्नाटकात महाराष्ट्राची 1 बस जाळली तर महाराष्ट्रात कर्नाटकाच्या 100 बसेस जाळल्या जातील असे वक्तव्य केले होते। या प्रकरणी खासदार राऊत यांच्या विरोधात मराठी आणि कन्नड भाषिकात तेढ निर्माण केल्याच्या आरोपावरून कर्नाटक सरकारने टिळकवाडी पोलीस लोकप्रतिनिधी अधिनियम कायद्यान्वये फिर्याद दाखल केली। त्यावरून पोलिसांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले। भाजपसाठी 13 मे अशुभ ठरेल। देशभर महागाई, बेरोजगारी वाढूनही पुन्हा जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या भाजपला आता धडा शिकवलाच पाहिजे। निपाणीच्या भाजपच्या उमेदवारांनी छापलेल्या कॅलेंडरमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीचा अशुभ दिवस म्हणून उल्लेख केला आहे। या वृत्तीला उत्तर म्हणून निपाणीची जनता भाजप उमेदवारांसाठी 13 मे हा दिवस अशुभ ठरवेल असे मत रोहित R. पाटील यांनी व्यक्त केले। निपाणी येथे राष्ट्रवादीचे अधिकृत उमेदवार उत्तम पाटील यांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत ते बोलत होते। यावेळी माजी आमदार सुभाष जोशी, आमदार अमोल मिटकरी, आमदार अरुण लाड, अशोक असुदे, तात्या नाईक, एयज मोतीवाला, शीतल फराकटे, राजीव आवळे, माजी नगराध्यक्ष विलास गाडीवडर, रवींद्र शिंदे आदी उपस्थित होते। अपघातातील जखमी महिलेला 46 लाखांची भरपाई। अपघातात जखमी झालेल्या महिलेला व्याजासह 46,06,999 रुपये भरपाई देण्याचा आदेश 11वे अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश रमाकांत चव्हाण यांनी बजावला। रेखा बाळू जांगले, राहणार समर्थनगर, बेळगाव असे जखमी महिलेचे नाव आहे। 15 ऑगस्ट 2021 रोजी रात्री 11:15च्या सुमारास समर्थनगर येथील जांगळे कुटुंबीय दसऱ्यानिमित्त आयोजित दांडिया कार्यक्रमाला उपस्थित राहून परत घरी चालत जात असताना शृंगेरी कॉलनी येथे अतिवेगाने येणाऱ्या कार चालकाने पादचाऱ्यांना मागून धडक दिली। त्यामध्ये 8 जणांना दुखापत झाली। यापैकी रेखा बाळू जांगळे वय 43 हिच्या कमरेला गंभीर दुखापत झाली आणि तिला सध्या संपूर्ण विश्रांती घ्यावी लागतीये। रेखा यांनी भरपाईसाठी जिल्हा न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला होता। 12वी पुरवणी परीक्षा 22 पासून। 12वी पुरवणी परीक्षा 22 मे ते 2 जून या कालावधीत होणार आहे। परीक्षेचे वेळापत्रक वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आले आहे। गेल्या महिन्यात 12वी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला होता। या परीक्षेत गैरहजर राहिलेल्या आणि परीक्षेत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा पुरवणी परीक्षेच्या माध्यमातून संधी देण्यात आली आहे। पुरवणी परीक्षेचे पेपर सलग असल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षा काळात अभ्यास करण्यासाठी वेळ मिळणार नाही। अधिक माहितीसाठी वेबसाईटवर संपर्क साधावा। 10वी परीक्षेचा निकाल 8 मेला।
10वीच्या वार्षिक परीक्षेचा निकाल येत्या 8 मे पर्यंत लागण्याची शक्यता आहे. रविवारी पेपर तपासणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. दरवर्षी 10वीचा निकाल 10 मेच्या दरम्यान जाहीर होत असतो. यावेळी त्याच दिवशी राज्यात विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे. 13 मेला निवडणुकीचा निकाल जाहीर होणार आहे. त्यामुळे 8 मे पर्यंत 10वीचा निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवड्याभरापासून राज्यात पेपर तपासणी सुरू होती. रविवारी सदर प्रक्रिया संपली आहे. कारची काच फोडून 20 तोळे दागिने लांबवले. ऑस्ट्रेलियाला बहिणीच्या आपल्या लग्नाला निघालेल्या एकाची कार फोडून त्यातील 3 बॅगा लांबवल्या. यापैकी एका बॅगेत बहिणीच्या लग्नासाठी बनवलेले 20 तोळे सोन्याचे दागिने होते. मंगळवारी रात्री 8 ते 9च्या सुमारास खाऊकट्ट्याजवळील अग्निशमन दलाच्या ऑफिस समोर ही घटना घडली. याबाबत डॉक्टर गिरीश रत्नाकर मसूरकर राहणार मुधोळ जिल्हा बागलकोट यांनी टिळकवाडी पोलिसात फिर्याद दिली आहे. चोरट्यांनी या कारची डाव्या बाजूच्या मागील कार फोडून लॉक काढून तिन्ही बॅगा पळवून नेल्या. नाश्ता करून हे दाम्पत्य रात्री 9च्या सुमारास जेव्हा कार जवळ आले तेव्हा कारमधील तिन्ही बॅगा चोरीला गेल्याचे दिसून आले. यापैकी एका बॅगेत 20 तोळे सोने होते. त्यांचे कपडे आणि अन्य किमती साहित्यही चोरीला गेले आहे. विराट गौतमवर बंदी घाला. गावस्कर यांच्या पाठोपाठ या माजी दिग्गज फलंदाजाची गंभीर प्रतिक्रिया. विराट कोहली आणि गौतम गंभीर यांच्यात झालेल्या शाब्दिक चकमकीमुळे क्रीडा विश्वात खळबळ उडाली आहे. टीम इंडियाचे माजी कर्णधार सुनील गावस्कर यांनीही दोन्ही खेळाडूंवर सडकून टीका केली होती. दोघांनाही कठोर शिक्षा दिली पाहिजे असं गावस्कर यांनी म्हटलं होतं. अशातच आता माजी क्रिकेटर वीरेंद्र सेहवागने दोघांवरही बंदी घालण्याबाबत म्हटलं आहे. माध्यमांशी बोलताना सेहवागने दोघांनाही फटकारलं. माझी मुलंही सामना पाहतात आणि बेन स्टोक्सचा अर्थ त्यांना समजतो अशा शब्दात सेहवागने प्रतिक्रिया दिली आहे. सेहवागने म्हटलं की सामना संपल्यानंतर मी टीव्ही बंद केला. सामना झाल्यावर नेमकं काय घडलं याबाबत मला कल्पना नव्हती. दुसऱ्या दिवशी मी पाहिलं की सोशल मीडियावर याबाबत खूप चर्चा रंगली होती. जे काही झालं ते योग्य नव्हतं. पराभव झालेल्या संघाने शांतपणे तो स्वीकारला पाहिजे आणि पुढे जायला पाहिजे आणि जिंकणाऱ्या संघानं आनंद साजरा केला पाहिजे. ब्रुजभूषण तुरुंगात जाईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार. जंतर मंतरवरील कुस्तीपटूंचा निर्धार. ब्रुजभूषण शरण सिंह यांच्या विरुद्ध महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप करीत जंतर मंतरवर बसलेल्या कुस्तीपटूंच्या आंदोलनाचा बुधवारचा 11वा दिवस होय. राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रुजभूषण हे तुरुंगात जाईपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहील असा निर्धार कुस्तीपटूंनी केला आहे. विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया या ऑलिम्पिक कुस्तीपटूंनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळतोय. कुस्तीपटूंच्या सुरक्षेसाठी, कुस्तीला वाचवण्यासाठी आणि कुस्तीच्या भविष्यासाठी सुरू केलेले हे आंदोलन म्हणजे आरपारची लढाई आहे. ब्रुजभूषण यांची WFI वरील एकाधिकारशाही मोडून काढण्यासाठी आम्ही अखेरच्या श्वासापर्यंत लढत राहू असा निर्धार बजरंग पुनियाने व्यक्त केला. युनियन जिमखाना संघ फ्रेंडशिप चषकाचा मानकरी. यजमान युनियन जिमखाना संघाने अंतिम लढतीत बेंगळूरच्या NHVPS संघाचा 75 धावांनी पराभव करत फ्रेंडशिप चषक तिरंगी क्रिकेट स्पर्धेचे अजिंक्यपद पटकावले. सदर 17 वर्षाखालील मुलांची क्रिकेट स्पर्धा युनियन जिमखाना मैदानावर पार पडली. अंतिम सामन्यातील सामनावीर सुमेघ बडकर, उत्कृष्ट फलंदाज अक्षित शिवना, उत्कृष्ट गोलंदाज स्वरूप साळुंखे तर स्पर्धावीर अथर्व बेंडके ठरला. अंतिम प्रथम फलंदाजी करताना युनियन जिमखाना संघाने 22 षटकात 6 बाद 178 धावा केल्या. अथर्व बेनके याने केवळ 67 चेंडूत 17 चौकारांसह शानदार शतक झळकावताना 103 धावा केल्या. प्रतीक कराडे यांनी 14 तर साईराज साळुंखे यांनी 13 धावा केल्या. बेंगळुरू संघातर्फे प्रत्यक्ष याने 2 गडी बाद केले. उत्तरादाखल बेंगळुरू संघाचा डाव 20.5 षटकात 103 धावात गडगडला. राहुल गौडा यांनी 16 धावा केल्या. युनियन जिमखानातर्फे सुमेघ बडकर आणि स्वरूप साळुंखे यांनी प्रत्येकी 3 आणि लक्ष्य शहा यांनी 2 गडी बाद केले. बक्षीस वितरण समारंभात प्रमुख पाहुणे जिमखाना अध्यक्ष चंद्रकांत बांडगी, सचिव प्रसन्ना सुंठणकर तसेच बेंगळुरू संघाचे प्रशिक्षक विनोद एमे यांच्या हस्ते विजेत्या आणि उपविजेता संघांना तसेच वैयक्तिक बक्षीस पटकावलेल्या खेळाडूंना सन्मानित करण्यात आलं. यावेळी मिलिंद चव्हाण, सचिन साळुंखे, महांतेश देसाई आणि सुजित शिंदोळकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. याचबरोबर स्मार्ट न्यूजचे आजचे बुलेटिन इथेच संपते. धन्यवाद.